नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे राफेल डील 65 करोड़ कमीशन पर बवाल, कांग्रेस ने पूछा जेपीसी जांच से क्यों भाग रही सरकार। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि ट्रैक्टर से नफरत करने वाले अचानक प्यार क्यों करने लगे। राकेश टिकैत का बीजेपी पर तंज। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अखिलेश बोले भाजपा ने किसानों को हर कदम पर दिया धोखा, पहले उपज का दाम नहीं मिला और अब खाद के लिए परेशान किसान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव में महंगाई का असर पड़ेगा और भाजपा का सुपड़ा साफ होगा तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। राफेल डील 65 करोड़ कमीशन पर बवाल, कांग्रेस ने पूछा जेपीसी जांच से क्यों भाग रही सरकार। जी हाँ दोस्तों, फ्रेंच मीडिया में राफेल डील के लिए कमीशन देने के खुलासे के बाद सियासत तेज हो गई है। मंगलवार को बीजेपी ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि ये कमीशन यूपीए सरकार में दिया गया था। इसके साथ ही बीजेपी ने ये भी कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम आई नीड कमीशन होना चाहिए। पलटवार करते हुए कांग्रेस ने सवाल किया कि फ्रेंच रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सीबीआई और ईडी के पास 2018 से इस बात की जानकारी थी कि दसों एविएशन ने बिचौलिए को कमीशन दिया है। उसके बाद भी मोदी सरकार ने जांच शुरू क्यों नहीं की और आरोपी को क्यों बचाया। कांग्रेस ने इस मामले की जांच के लिए जेपीसी गठित करने की मांग दोहराई। मंगलवार को बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वो लगातार राफेल की खरीद को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ झूठ फैलाते रहे। पात्रा ने कहा कि फ्रेंच मीडिया ने दावा किया है कि ये कमीशन 2007 से 2012 के बीच दिया गया था, इसलिए राहुल को इस पर जवाब देना चाहिए। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि जब सत्य साथ है तो फिक्र की क्या बात है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि भ्रष्ट केंद्र सरकार के खिलाफ ऐसे ही लड़ते रहो। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि राफेल मामले में जेपीसी जांच ही इन सारे सवालों का जवाब होगा। उन्होंने कहा कि सरकार जांच से क्यों भाग रही है। ये पूरा साफ है कि अब इस मामले में जेपीसी जांच की जरूरत है, जिसकी मांग हम सरकार से कर रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। ट्रैक्टर से नफरत करने वाले अचानक प्यार क्यों करने लगे। राकेश टिकैत का बीजेपी पर तंज। जी हाँ दोस्तों, राकेश टिकैत ने कहा कि ट्रैक्टर पर झंडा लगाकर किसान को बहकाना चाहते हैं, लेकिन किसान बहकेगा नहीं। ट्रैक्टर पर किसान का कॉपीराइट है और अगर ट्रैक्टर अच्छी चीज है तो हमें 29 को दिल्ली जाने दो ट्रैक्टर पर। नए कृषि कानूनों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा SKM के बैनर तले किसान आंदोलन कर रहे हैं। 22 नवंबर को लखनऊ में किसानों की पंचायत होनी है। इस पंचायत से पहले सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी BJP ने ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान कर दिया है। चुनावी साल में बीजेपी की ट्रैक्टर रैली पर किसान नेता राकेश टिकैत ने तंज किया है। राकेश टिकैत ने बीजेपी की ट्रैक्टर रैली को लेकर किसानों को चेतावनी देते हुए कहा कि पहले ट्रैक्टर से नफरत करने वाले आज अचानक प्यार क्यों करने लगे। ट्रैक्टर से तो पहले बीजेपी को बहुत नफरत थी, अब अचानक ट्रैक्टरों से कैसे प्यार हो गया। ये सब जाली आदमी है, इनसे बचकर रहना। ये झूठा प्यार कर रहे हैं ट्रैक्टर से। उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चलेगा। इन्हें मर्सिडीज छोड़कर ट्रैक्टर से आंदोलन करना पड़ रहा है। अचानक इनको मिट्टी से इतना प्यार कैसे हो गया। गांव के लोग चौकस रहें, ये ट्रैक्टर पर अपना झंडा लगाकर के प्रचार करेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि ट्रैक्टर पर झंडा लगाकर किसान को बहकाना चाहते हैं, लेकिन किसान बहकेगा नहीं। ट्रैक्टर पर किसान का कॉपीराइट है और अगर ट्रैक्टर अच्छी चीज है तो हमें 29 को दिल्ली जाने दो ट्रैक्टर पर। दिल्ली में ट्रैक्टर पर बैन और फिर कहते हैं कि हमें गाँव जाने दो ट्रैक्टर से। बीजेपी तो ट्रैक्टर से नफरत करती है और ये धोखा है कि वो ट्रैक्टर पर रैली करने की बात कह रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश बोले भाजपा ने किसानों को हर कदम पर दिया धोखा, पहले उपज का दाम नहीं मिला और अब खाद के लिए परेशान किसान। जी हाँ दोस्तों, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार किसानों के साथ हर कदम पर धोखा कर रही है। उपज का वाजिब मूल्य नहीं हो रही है तो बुआई के समय खाद तक का इंतजाम नहीं कर पा रही है। खाद के लिए किसानों को दिन भर लाइन में लगना पड़ रहा है। ललितपुर में खाद के इंतजार में किसान की मौत हो चुकी है। इसके बाद भी भाजपा सरकार चुप है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जितनी उर्वरक की जरूरत है उतनी आपूर्ति नहीं हो रही है। साधन सहकारी समितियों पर ताले पड़े हुए हैं। आरोप लगाया कि अफसरों और भाजपा नेताओं की मिलीभगत से खाद की कालाबाजारी शुरू हो गई है। झांसी से ललितपुर तक खाद के लिए किसानों को सुबह से शाम तक सड़क पर बिताना पड़ रहा है। ललितपुर में गुस्साए किसानों ने पुलिस पर हमला बोल दिया तो बाराबंकी में भी किसानों ने प्रदर्शन किया। प्रयागराज में खाद के लिए किसानों ने रास्ता जाम कर दिया। भाजपा सरकार ने किसान को भगवान भरोसे छोड़ दिया है और खुद अमीरों को समृद्ध करने में लगी है। प्रदेश की जनता भाजपा की हर चाल को समझ रही है। ऐसे में अब वो भाजपा सरकार से मुक्ति चाहती है। वर्ष 2022 में प्रदेश में समाजवादी सरकार आएगी, तभी किसानों को न्याय मिलेगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा की बड़ी खबरें।
सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे पद्मश्री पहलवान वीरेंद्र कुंडली बॉर्डर पर पंजाब के एक और किसान की मौत। जी हां दोस्तों, हरियाणा के अस्पतालों व स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों व स्टाफ की कमी बताते हुए प्रदेश में राइट टू हेल्थ को लागू करने की मांग वाली याचिका पर हरियाणा सरकार ने जवाब दाखिल किया है, जिसमें बताया गया है कि इन पदों को भरने पर जल्द निर्णय लिया जाएगा। हरियाणा सरकार के इस बयान पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया। याचिका दाखिल करते हुए मोनिका सांगवान ने एडवोकेट प्रदीप रापड़िया के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया था कि प्रदेश के अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में काफी पद खाली हैं। डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों के पद बड़ी संख्या में रिक्त पड़े हुए हैं। याची ने कहा कि कोरोना ने स्वास्थ्य प्रणाली की कमजोर कड़ियों को उजागर किया है। स्वास्थ्य सुविधाएं नागरिकों का अधिकार हैं और इससे उन्हें वंचित नहीं रखा जा सकता। रिक्त पड़े पदों के कारण लोगों को सही प्रकार से सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। अस्पतालों में अव्यवस्था का माहौल बनता है और इसका खामियाजा आम जन को भुगतना पड़ता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड चुनाव, दिसंबर तक होगा उम्मीदवारों का ऐलान, कांग्रेस ने बनाई ये रणनीति। जी हां दोस्तों, आने वाले साल 2022 में कई राज्यों में चुनाव हैं। उत्तराखंड में भी चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। कांग्रेस भी चुनावी रण में उतरने से पहले कोई कमी नहीं छोड़ना चाह रही है। कांग्रेस के उत्तराखंड के इंचार्ज देवेंद्र यादव ने आज तक से खास बातचीत में बताया कि उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया 1 साल पहले ही शुरू कर दी गई थी। उत्तराखंड का चुनाव कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उम्मीदवारों के चयन के लिए एक खास प्रक्रिया को अपनाया गया है। उन्होंने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे टिकट समय रहते तय हो जाएं और हम अच्छे उम्मीदवारों को उतार सके। हमने अपने कई भावी उम्मीदवारों को पिछले 1 साल से लगातार टास्क दे रखे हैं, जिसके चलते हमने उनको अच्छे से ऑब्जर्व भी किया और उनकी परफॉर्मेंस को जांचा परखा। उन्होंने कहा कि इसलिए उम्मीदवार चुनने में हम ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। दिसंबर महीने के अंत तक हम बहुत से उम्मीदवारों के नाम घोषित कर देंगे। उत्तर प्रदेश में जहां कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने 40% टिकट महिलाओं को देने की घोषणा की है, वहीं उत्तराखंड में भी कांग्रेस महिलाओं को टिकट देकर चुनावी रण में उतरने की तैयारी में है। उत्तराखंड में उम्मीदवारों के चुनाव के किए क्या मानदंड रहेगा, इसके बारे में देवेंद्र यादव ने बताया कि सबसे पहले तो उम्मीदवार जिताऊ होना चाहिए, उसने पार्टी के लिए मेहनत की हो। महिलाओं व युवाओं को इस समय प्राथमिकता दी जाएगी। बहुत से युवा साथी और महिलाएं उभर के सामने आए हैं। बूथ कमेटी को मजबूत करने के लिए भी कांग्रेस ने खास रणनीति बनाई है। देवेंद्र यादव ने कहा कि इस बार हमारा सबसे ज्यादा फोकस बूथ कमेटी को मजबूत करने पर रहा। हमने स्पेशल ट्रेनिंग का कार्यक्रम भी जारी रखा है। 25 विधानसभा के लिए हम 8000 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर चुके हैं और जो बाकी की 45 विधानसभा हैं, यहाँ भी हम अपने कार्यकर्ताओं को इसी महीने ट्रेनिंग देंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। चौनी ने सीएम मनोहर के बयान पर उठाए सवाल, बोले जब कार्रवाई नहीं होती तभी आंदोलन करते हैं किसान, यही बात समझे सरकार। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चौनी ने करनाल में हरियाणा की भाजपा जजपा सरकार पर निशाना साधा। किसान नेता ने कहा कि प्रदेश की सरकार के पास अभी टाइम है, सरकार को समझ जाना चाहिए और किसानों की बात मान लेनी चाहिए। किसान लोकहित में लड़ रहे हैं। आंदोलन के दौरान 700 किसान बैठे बैठे शहीद हो गए। चौनी ने 2 दिन पहले करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के किसान आंदोलन को लेकर दिए बयान पर भी अपना पक्ष रखा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा था कि किसान आंदोलन कुछ लोगों का आंदोलन है जो जिद के कारण ऐसा कर रहे हैं। इस पर सवाल उठाते हुए चौनी ने कहा कि किसान जिद पर अड़ा है। किसान जब कृषि कानूनों को नहीं चाहते तो सरकार क्यों थोप रही है? सरकार से रवैये से स्पष्ट है कि उसकी मंशा क्या है। इस अलावा भी चौनी ने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, बंदोबस्त में लगी है 30% पुलिस, खुफिया सिग्नल पर बाहर निकल रहे नेताजी। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन 26 नवंबर को दूसरे साल में प्रवेश कर जाएगा। बुधवार को आंदोलन का 349वां दिन है। खासतौर से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान व दिल्ली में किसानों पर नजर रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती करनी पड़ी है। स्थानीय पुलिस की नफरी का करीब 30% हिस्सा किसानों के बंदोबस्त में लगा है। कब कहां पर भाजपा नेताओं को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ जाए, पुलिस इसी ड्यूटी में लगी रहती है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में खुफिया तंत्र का ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही नेताजी बाहर निकल रहे हैं। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों और पार्टी पदाधिकारियों तक को सार्वजनिक कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए खुफिया तंत्र की रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ता है। 29 नवंबर से दिल्ली में संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने ऐलान किया है कि 29 नवंबर से संसद सत्र के अंत तक 500 चयनित किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों में रोजाना शांतिपूर्ण और पूरे अनुशासन के साथ संसद जाएंगे। इसके लिए दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात होंगे। गौशालाओं की दुर्दशा पर सरकार हाथ धरे बैठी है। प्रियंका गांधी ने सीएम योगी पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों,
उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुटी कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने गौशालाओं की दुर्दशा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि गौशालाओं की दुर्दशा के बावजूद सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा, मुख्यमंत्री जी आज ब्रज क्षेत्र जा रहे हैं। ब्रज ने पूरी दुनिया को गौ सेवा की प्रेरणा दी। आशा है कि वे गौशालाओं की दुर्दशा के बारे में कुछ करेंगे। पिछले 5 सालों से उत्तर प्रदेश की ज्यादातर गौशालाओं का यही हाल है। गौशालाओं की भारी दुर्दशा के बावजूद सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। गौरतलब है कि सूबे में कांग्रेस की खोई जमीन को हासिल करने के लिए प्रियंका गांधी दिन रात पसीना बहा रही हैं। यूपी में आधी आबादी के साथ के नारे साथ योगी सरकार को घेरने में लगी प्रियंका लगातार सक्रिय हैं। वाराणसी और गोरखपुर की रैली के साथ ही वह लखीमपुर, हाथरस, सोनभद्र के मुद्दों पर भी एक्टिव रही थी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अब तक नहीं थमा सांसों पर संकट, पराली का असर कम होने पर भी दमघोंटू है दिल्ली की हवा, 400 के पार AQI। जी हां दोस्तों, पराली के धुएं का असर कम होने पर भी दिल्ली की हवा दमघोंटू बनी हुई है। केंद्र द्वारा संचालित संस्था सफर के मुताबिक मंगलवार के दिन दिल्ली की हवा में पराली के प्रदूषण की हिस्सेदारी 27% के लगभग रही। 2 दिन पहले यह हिस्सेदारी 48% तक पहुंच गई थी। दिल्ली के लोगों के लिए दीपावली के बाद से शुरू हुआ जहरीली हवा में सांस लेने का सिलसिला अभी थमता हुआ नहीं दिख रहा है। हवा की रफ्तार बढ़ने के चलते सोमवार को प्रदूषण के स्तर में हल्की गिरावट दर्ज की गई थी। सोमवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के अंक के नीचे यानी बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया था, लेकिन मंगलवार को औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक एक बार फिर से 400 के अंक के पार यानी गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक मंगलवार को औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 404 के अंक पर रहा। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों की हवा दमघोंटू बनी हुई है। CPCB के मुताबिक मंगलवार की शाम 4 बजे दिल्ली की हवा में प्रदूषक कण PM10 का स्तर 426 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और PM2.5 का स्तर 263 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पर रहा। मानकों के मुताबिक हवा में PM10 का स्तर 100 से नीचे और PM2.5 60 से नीचे होना चाहिए। इस अनुसार देखा जाए तो दिल्ली की हवा में अभी प्रदूषण का स्तर मानकों से 4 गुना ज्यादा है। रात के समय हवा की रफ्तार कम होने के चलते दिल्ली की हवा में प्रदूषण कणों का बहाव धीमा हो रहा है। सोमवार के दिन हवा की रफ्तार बढ़ने और दिन भर खिली हुई धूप निकलने के बाद प्रदूषण की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन रात के समय हवा की रफ्तार कम होने से प्रदूषक कण वातावरण में ज्यादा देर तक बने रह रहे हैं। प्रदूषण के स्थानीय स्रोतों के चलते भी प्रदूषण का स्तर कम नहीं हो रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में अब खुशबू भी चुनावी, अखिलेश यादव ने लॉन्च किया समाजवादी परफ्यूम। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में एक समाजवादी परफ्यूम लॉन्च किया, जो कि 22 प्राकृतिक खुशबुओं से बना है। इसकी बोतल का रंग पार्टी के झंडे जैसा लाल और हरा है। अखिलेश ने CM योगी का नाम लिए बिना तंज किया कि अगर यह परफ्यूम उन्हें मिल जाए तो वे इसकी खुशबू भले न बदल पाएं, लेकिन रंग जरूर बदल देंगे। परफ्यूम बनाने वाले समाजवादी पार्टी के MLC पम्मी जैन कन्नौज के इत्र कारोबारी हैं। उनका कहना है कि परफ्यूम बनाने में अखिलेश यादव की भी राय शामिल है। समाजवादी पार्टी दफ्तर में समाजवादी परफ्यूम लॉन्च हुआ। अखिलेश यादव और पार्टी के अन्य नेताओं ने परफ्यूम की शीशियां हाथों में लेकर मंच से दिखाई। इसकी बोतल का रंग सपा के झंडे की तरह लाल और हरा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि एक बहुत अच्छा परफ्यूम बनाया है। उन्होंने कहा कि जो महकते हुए जाएंगे वे समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा याद दिलाते हुए जाएंगे। रंग भी लाल हरा रखा है। अगर कहीं दूसरी जगह चली जाए यह बोतल तो खुशबू बदल पाए या न बदल पाए, रंग जरूर बदल देंगे। अखिलेश यादव ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि जब पत्रकार यह परफ्यूम लगाकर जाएंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि अब किसकी सरकार आने वाली है। अखिलेश यादव ने कहा कि जब यह हमारे पत्रकार साथी लगाकर जाएंगे तो समाजवादी खुशबू वहां भी पहुंच जाएगी। वे जान जाएंगे कि कौन आने वाला है। परफ्यूम बनाने वाले पार्टी के MLC और परफ्यूमर पम्मी जैन ने बताया कि इसे 2 वैज्ञानिकों ने 4 महीने में तैयार किया है। इसमें 22 प्राकृतिक खुशबुएं हैं और इसके बाद बनने वाले परफ्यूम में 24 प्राकृतिक खुशबू होंगी। इस संख्या का सियासी महत्व भी है। पम्मी जैन ने कहा कि 22 प्राकृतिक खुशबू का इसलिए मेल किया गया क्योंकि उत्तर प्रदेश में सन 2022 में चुनाव आने वाले हैं। यह जो नफरत की दीवार, नफरत की आंधी प्रदेश में फैली हुई है, यह समाजवादी इत्र नफरत की आंधी को खत्म करके प्रेम और भाईचारे का माहौल बनाने का काम करेगा। इसके बाद एक और खुशबू की तैयारी हो रही है जिसमें 24 प्राकृतिक खुशबू होंगे। वो सन 2024 में पूरे देश में जो नफरत की आंधी फैली है उसको भी हटाने का काम करेगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश से जुड़ने को शिवपाल ज्यादा दिख रहे उत्सुक, गठबंधन से शुरू हुई बात विलय तक पहुंची, जानिए क्यों। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले लखनऊ के सत्ता के गलियारे में चर्चाएं तेज हैं कि क्या शिवपाल और अखिलेश के बीच गठबंधन होगा या विलय होगा। दरअसल समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के शिवपाल सिंह यादव के लगातार बयान आते रहे हैं।
वो यहाँ तक कह चुके हैं कि चाहे अखिलेश गठबंधन करें या विलय करें, उनको सम्मानजनक तरीके से सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव इस मुद्दे पर हमेशा सधा हुआ ही जवाब देते हैं। वो बस पूरा सम्मान देने की बात कहते हैं। हाल के बयानों पर ही गौर करें तो साफ दिखता है कि गठबंधन को लेकर ज्यादा इच्छुक कौन दिख रहा है। दरअसल 2017 में यादव परिवार में रार के बाद शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी से अलग हो गए। वो सपा के टिकट पर चुनाव जरूर जीते, मगर उन्होंने अपनी अलग पार्टी प्रसपा के गठन का ऐलान कर दिया। दिलचस्प बात ये रही कि इस दौरान वो लगातार सपा से विधायक बने रहे। न तो उन्हें पार्टी से हटाया गया, न ही उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दिया। समय बीतता गया और शिवपाल अपनी पार्टी का यूपी में खड़ा करने की पुरजोर कोशिश करते रहे। इस दौरान लोकसभा चुनाव आया, पंचायत चुनाव आया, लेकिन प्रसपा इन चुनावों में कुछ खास कर नहीं सकी। अब यूपी विधानसभा चुनावों से पहले शिवपाल प्रदेश भर में यात्राएं कर रहे हैं। वो सामाजिक परिवर्तन रथ लेकर निकले हैं और जिलों जिलों का दौरा, सभाएं कर रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दिग्विजय सिंह बोले, पहले लोग कांग्रेस के बारे में बात नहीं करते थे, प्रियंका गांधी ने जगाया नया विश्वास। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा ने जनता के मुद्दों पर आवाज उठाकर उत्तर प्रदेश के लोगों में पार्टी के प्रति एक नया विश्वास पैदा किया है। सिंह ने मंगलवार रात संभल के एचोड़ा कम्बोह में श्री कल्की महोत्सव में शिरकत करने के दौरान संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि प्रियंका ने जिस तरह उत्तर प्रदेश में जनता के मुद्दों को लेकर खुद आगे आकर संघर्ष किया है, उससे यहाँ की जनता में कांग्रेस के प्रति एक नया भरोसा पैदा हुआ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि चाहे लखीमपुर खीरी का मामला हो, हाथरस, आगरा का मामला हो, किसान, मजदूर या व्यापारियों का मसला हो, प्रियंका ने अन्य दलों के नेताओं से कहीं आगे बढ़कर संघर्ष किया है और उत्तर प्रदेश में एक नई टीम खड़ी कर दी है। उन्होंने कहा कि पहले जहां कोई कांग्रेस के बारे में बात नहीं करता था, वहीं अब लोग कांग्रेस के बारे में बात करते हैं। यह अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती द्वारा कांग्रेस को उसके चुनावी वादों को लेकर घेरने के बारे में पूछे जाने पर सिंह ने कहा, मायावती का जन्म भी नहीं हुआ होगा तब से कांग्रेस पार्टी दलितों की सेवा कर रही है। महात्मा गांधी ने 1920 के दशक में छुआछूत के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था और कांग्रेस का कार्यक्रम तब से लेकर आज़ादी तक और उसके बाद बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर के साथ संविधान में भी इसका जो आह्वान किया गया वो कांग्रेस की ही देन थी। मायावती शायद वो इतिहास नहीं जानती। सरहद पर चीन की बढ़ती घुसपैठ के बारे में पूछे गए एक सवाल पर दिग्विजय सिंह ने कहा, बड़े आश्चर्य की बात है कि अरुणाचल प्रदेश से भाजपा के सांसद ने खुद कहा है कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मसले पर चुप्पी साधे हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के पाकिस्तान के राष्ट्रपिता मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में हाल में की गई टिप्पणी पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी अपनी पाकिस्तान यात्रा पर जिन्ना की मजार पर चादर चढ़ा चुके हैं। जिन्ना पूरी तरह से सांप्रदायिक नेता थे, जिन्होंने अंग्रेजों को भारत का बंटवारा करने के लिए तैयार किया था। भाजपा द्वारा उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर फिर से हिंदू कार्ड खेले जाने के बारे में पूछे गए सवाल पर सिंह ने कहा, भाजपा के पास इसके सिवा और कोई मुद्दा ही नहीं है। भाजपा का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। उसका काम सिर्फ मजहब के नाम पर लोगों को बांटना और भय को मुद्दा बनाकर नफरत पैदा करना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ साल 1925 से ही डर और घृणा की राजनीति कर रहा है। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान अपने आंदोलन को और करेंगे तेज। 29 नवंबर को संसद मार्च का ऐलान। जी हां दोस्तों, केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। इन सब के बीच किसान संगठनों ने अपने आंदोलन को गति देने का फैसला किया है। इसके तहत इन संगठनों ने 29 नवंबर को संसद मार्च का फैसला किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने मंगलवार को एक बैठक बुलाई, जिसमें यह तय किया गया कि 29 नवंबर को किसान संसद मार्च करेंगे। इसके अलावा बैठक में कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी कर कहा, 29 नवंबर से दिल्ली में संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। संसद के इस सत्र के अंत तक 500 चयनित किसान राष्ट्रीय राजधानी में विरोध करने के अपने अधिकारों स्थापित करने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉलियों में हर दिन शांतिपूर्ण और पूरे अनुशासन के साथ संसद जाएंगे। दरअसल किसान लगातार अपने आंदोलन को गति देने में लगे हुए हैं। यही कारण है कि किसानों ने बैठक बुलाई और कई अन्य फैसले भी लिए और आंदोलन को तेज करने के लिए चर्चा भी की। इसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि बैठक में 26 नवंबर को और उसके बाद दिल्ली मोर्चे पर और पूरे देश में ऐतिहासिक किसान संघर्ष के 1 साल पूरे होने को व्यापक रूप से मनाने का फैसला किया गया है। वहीं 26 नवंबर संविधान दिवस भी है, जब भारत का संविधान 1949 में संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राफेल डील पर पार्टी के नेताओं से बोले राहुल गांधी, जब सच्चाई आपके साथ हो, डरो मत, भ्रष्ट केंद्र सरकार से लड़ते रहो। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को अपनी पार्टी के सहयोगियों से कहा कि वे भ्रष्ट केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ने से न तो डरे और नहीं रुके, क्योंकि हर कदम पर सच्चाई उनके साथ है।
राहुल गांधी का यह राफेल सौदे को लेकर फ्रेंच पोर्टल मीडियापार्ट की एक रिपोर्ट के बाद आया है। हालांकि अभी तक इस रिपोर्ट पर रक्षा मंत्रालय या फिर दसॉल्ट एविएशन की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन इस मुद्दे पर एक बार फिर राजनीति तेज हो गई है। दरअसल फ्रेंच पब्लिकेशन मीडियापार्ट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि इस डील के लिए दसॉल्ट एविएशन ने सुशेन गुप्ता नाम के बिचौलिए को 7.5 मिलियन यूरो यानी 65 करोड़ रुपए घूस दिए थे।